A very good evening to all of you. My name is Prachi Tikriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know that this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Welfare Code 55 and also for those who are preparing for other HR competitive examination. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के काम आते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा था कि कुछ मेथड्स पढ़े थे और कुछ मेथड्स जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चार्ट है हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हम लोग ने जो है नॉन स्टैट्यूटरी मेथड जो है वो कवर कर लिया था। नॉन स्टैट्यूटरी मेथड क्या होते हैं, वो मेथड्स होते हैं, ये वो मेजर्स होते हैं जो कि अबाइड बाय लॉ नहीं है, यानी कि जो विलिंगफुली किए जा रहे हैं लेकिन इनका मतलब ये लॉ से जुड़े हुए नहीं है, ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो वर्क प्लेस पे की जाती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग ने कोड ऑफ डिसिप्लिन पढ़ा था जिसमें 4 पार्ट होते हैं, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, इन सबके लिए कि उनको क्या करना चाहिए टू अवॉइड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसी तरह से हम लोग ने ट्राइपार्टाइट मशीनरी पढ़ी थी कि जिसमें थर्ड पार्टी को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से वर्कर्स पार्टिसिपेशन पढ़ा था कि अगर जो मैनेजमेंट है अगर वो वर्कर्स को चांस देती है किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। फिर हम लोग ने कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ा था जिसमें कि एम्प्लॉय के एसोसिएशन और एम्प्लॉयमेंट के एसोसिएशन एक साथ मिलकर के बातचीत करते हैं और किसी नतीजे पे यानी किसी सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग ने ये नॉन स्टैट्यूटरी मेथड्स जो है वो कवर कर लिए थे। आज जो है हम लोग देखेंगे स्टैट्यूटरी मेजर्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी मेजर्स यानी क्या हुए कि जो कि अबाइड बाय लॉ है, यानी कि जो लॉ से बंधे हुए। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं जो कि सबके लिए जो है इक्वल है और लोगों को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपके जो स्टेट लेवल पे होते हैं उसमें स्टेट एक्ट्स आते हैं। ठीक है, और जो आपके नेशनल लेवल पे होते हैं उसमें आपका आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात हो रही है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में 5 अलग अलग मशीनरीज रखी गई थी जिसमें कि सबसे पहले आपकी वर्क कमेटी होती है, फिर होता है कंसाइलेशन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है, फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और इसके साथ आपका क्या होता है, एडजुडिकेशन होता है। यानी ये 5 मशीनरीज हैं बेसिकली क्या करने के लिए, आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए। फाइन, तो आज हम लोग इसकी ये जो पांचों चीज़ें हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी मेजर्स में, ठीक है, सबसे पहले आपका आता है वर्क कमिटीज जो कि है सेक्शन 3 में दी गई है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 3 में वर्क कमेटी का प्रोविजन है। अब वर्क कमेटी क्या है, दिस कमिटी रिप्रेजेंट्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ये कमेटी क्या करती है, वर्कर और एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसमें यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें 2 लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं और एम्प्लॉयर्स होते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वर्क कमिटीज exist in industrial establishment in which 100 or more workmen are employed during the previous year। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसके लास्ट ईयर जो वर्किंग ईयर है उसमें अगर आप निकालोगे, अगर वहाँ पे 100 और या उससे ज़्यादा वर्कमैन ऑन एन एवरेज उन्होंने काम किया है तो वहाँ पे वर्क कमेटी का प्रोविज़न जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पे वर्क कमेटी आपको बनानी है। अब वर्क कमेटी का क्या काम होता है, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई वर्क कमेटी कब बनानी है तो आपको पता होगा कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन लास्ट ईयर में काम किए हुए हो। ठीक है, वहाँ पे और ये सेक्शन 3 में जो है डिफाइन किया गया है, इसकी सारी चीज़ों को प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन अब वर्क कमेटी का काम क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द वर्क कमेटी टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग अमिटी एंड गुड रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि अगर उसका काम ही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाना तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा जो है रिश्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये कौन करेगा, ये वर्क कमेटी करती है। और ये किस किस कुछ मैटर्स से भी डील करती है।
किस जैसे कि इट ऑल्सो डील्स विद द सर्टेन मैटर्स, ठीक है, जैसे कि कंडीशन ऑफ वर्क, एमएनटी, सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एजुकेशन या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो है वर्कर्स को दी जाती हैं, सेफ्टी और एक्सीडेंट से रिलेटेड जो प्रिवेंशन को बचाने के लिए जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो कंडीशन ऑफ वर्क को देखना है, बेसिक एमिनिटीज़ को देखना है, तो ये इन सारी चीज़ों से जो जुड़े हुए मैटर होते हैं, ये कौन देखता है? ये वर्क कमेटी देखती है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जैसे कि इसमें से कौन सा स्टैट्यूटरी मेजर नहीं है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, इसमें आपको 3 स्टैट्यूटरी मेजर दे देंगे और एक नॉन स्टैट्यूटरी मेजर दे देंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा स्टैट्यूटरी मेजर है, कौन सा स्टैट्यूटरी मेजर नहीं है। फाइन, फिर वर्क कमेटी आपका हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट में आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट में है कंसाइलेशन ऑफिसर, ठीक है। इसका किस में प्रोविजन दिया हुआ है, सेक्शन 4 पे, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 4 पे कंसाइलेशन ऑफिसर की बातें की गई है। अभी कंसाइलेशन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, ठीक है। अब देखो कंसाइलेशन ऑफिसर की बात हो रही है, पर कंसाइलेशन ऑफिसर है कौन। अभी क्या होता है, अगर आपके भाई बहन में झगड़ा हो जाए तो वो लोग अपने मैटर को सुलझाने के लिए किसके पास जाते हैं, जाहिर सी बात है अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स के पास। इसी तरह से अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा होता है तो उसके मैटर कौन सुलझा सकता है, गवर्नमेंट सुलझा सकती है। तो गवर्नमेंट उनके मैटर को सुलझाने के लिए क्या करती है, कंसाइलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। और ये कंसाइलेशन ऑफिसर क्या करता है, कंसाइलेशन ऑफिसर करता है कि ये उनकी बातें सुनेगा, सब अपनी अपनी बातें रखेंगे और ये उनका काम सारी चीज़ें सुनेगा कि भाई क्यों डिस्प्यूट हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। और इसको अपॉइंट गवर्नमेंट करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है 1947 के अंदर भी। लेकिन अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 20 या उससे कम वर्कर हैं, ठीक है, 20 से कम वर्कर हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ऑटोमेटिकली जो कमिश्नर होता है ऑफ लेबर, ठीक है, जो कमिश्नर ऑफ लेबर होता है वो कंसाइलेशन ऑफिसर का रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंसाइलेशन ऑफिसर कौन बन जाएगा, कमिश्नर ऑफ लेबर। अगर 20 से ज़्यादा होते हैं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सेपरेटली अपॉइंट करती है। फिर आता है ड्यूटीज़ क्या है कंसाइलेशन ऑफिसर के, तो ये सेक्शन 12 में दिया गया, ठीक है। उसके प्रोविजन सेक्शन 4 में है और उसकी ड्यूटीज़ क्या है, ये सेक्शन 12 में सारी डिफाइन की गई है। तो पहले ड्यूटी क्या है, ही हैज़ टू इवॉल्व अ फेयर, ठीक है, एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अब फेयर सेटलमेंट क्यों है भाई, आपको इक्वल, उनको उसका काम है कि उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इक्वल चांसेस देने हैं, दोनों को अपनी बातें रखने के चांस देने। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर का या तो फेवर कर दिया या तो एम्प्लॉय का फेवर कर दिया, ठीक है। और एक फ्रेंडली सेटलमेंट उनके बीच में कराना है। In case of public utility service, he must hold conciliation proceeding in the prescribed manner, ठीक है। कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती है तो एक प्रॉपर तरीके से कंसाइलेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उसको लेकर के जाना होता है। ये काम किसका होता है, कंसाइलेशन ऑफिसर का होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, he shall send a report to the government of if a dispute is settled, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात कर रही है, यहाँ पे हो रही है कि अगर डिस्प्यूट सेटल हो जाता है इन द कोर्स ऑफ कंसाइलेशन प्रोसीडिंग अलोंग विद द चार्टर ऑफ द सेटलमेंट साइन बाय द पार्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आपका जो है अगर डिस्प्यूट सेटल हो जा रहा है, यानी कि कंसाइलेशन ऑफिसर दोनों की बातें सुन रहा है, दोनों को समझा रहा है, अगर दोनों के बीच का डिस्प्यूट सेटल हो गया तो कंसाइलेशन ऑफिसर उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और गवर्नमेंट को भेज देगा, और उसके साथ वो भेजेगा चार्टर ऑफ सेटलमेंट जो कि साइन करेगी दोनों पार्टीज, ठीक है। वहाँ पे उनको गवर्नमेंट को वो भेज देगा। लेकिन ये तो बात हुई कि अगर मैटर सुलझ जा रहा है, अगर मैटर नहीं सुलझेगा तो क्या काम करेगा, when no settlement is reached, conciliation officer sends a report to the government indicating the step taken by him। फिर है ascertaining the facts, circumstances relating to the dispute and the reasons on account of which settlement couldn't arrive within 14 days of the commencement of conciliation proceeding, ठीक है। अब ये काम 14 दिन के अंदर करना है। जब कंसाइलेशन की प्रोसीडिंग शुरू हुई 14 दिन के अंदर अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, जितने फैक्ट्स फिगर्स है वो भेज देगा और ये भी लिख के भेजेगा कि आखिर क्यों इनके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है।
ये कौन करेगा, ये कंसाइलेशन ऑफिसर करेगा। तो दोनों केस के लिए यही है कि अगर होता है तो भी उसको रिपोर्ट बना के भेजनी है, नहीं होता तो रिपोर्ट बना के भेजनी है, पर चीज़ें अलग अलग भेजनी है। ठीक है। अब अगर अब तो एक कंसलेशन ऑफिसर हो गया, कंसलेशन ऑफिसर को गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके लिए बोर्ड भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। और इसके बोर्ड को क्या कहा जाएगा, बोर्ड ऑफ कंसलेशन। ठीक है। एक सिंगल पर्सन की जगह वो एक बोर्ड भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। फॉर प्रमोटिंग सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। जो बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और अदर मेंबर्स में बी 2 और 4 आर टू बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो बोर्ड बनेगा, यानी कि एक सिंगल पर्सन को नहीं बुलाया जा रहा है, यहाँ बोर्ड बनाई जाएगी। और इसमें जो एक बंदा होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही होगा, जैसे कंसलेशन ऑफिसर होता है इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। और बाकी लोग में जितने बचे उसमें इक्वल नंबर में आपके दोनों ही पार्टी यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की पार्टी के लोग रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बोर्ड की क्या ड्यूटीज है, इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट and all matters affecting the merits and do everything fit for the purpose of inducing the parties to reach a fair and amicable settlement। इनका भी वही काम है कि हर चीज़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और एक कुछ जो है उसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, किस चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और उसको कोशिश यही करना है कि एक फेयर और एमिकेबल यानी एक फ्रेंडली सेटलमेंट पे पहुंचा जा सके। फिर है, अ रिपोर्ट हैज़ टू बी सेंट to the government by the board if a dispute has been settled or not within 2 months of the date on which dispute was referred to। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट जो है भेजना है अगर डिस्प्यूट सेटल हो गया, नहीं भी हुआ तब भी, दोनों ही केस में। ठीक है। 2 महीने के अंदर इसको क्या करेगा, इसको भी रिपोर्ट भेजना है। जैसे आपको उसमें कंसल्टेशन ऑफिसर को भेजना था, इसमें भी रिपोर्ट भेजना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई उनके बीच में डिस्प्यूट सेटल हो गया है कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है आपका नेक्स्ट आ रहा है आर्बिट्रेशन की अब बात करते हैं। ठीक है। सेक्शन 10A में इसके लिए प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 1956 के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल जो 1956 का आया था उसमें सेक्शन 10A में आर्बिट्रेशन के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने जब कंसाइलेशन के बारे में पढ़ा था, तो कंसाइलेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अपॉइंट कर रही थी बंदे को, वो बातें उनकी सुनती थी। ठीक है। और उनके मैटर को सुलझाने की कोशिश करती थी। अब आर्बिट्रेशन भी कुछ वैसा ही होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट बाय अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर। जो जैसे उसमें जो कंसाइलेशन ऑफिसर होता था, इसमें आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेशन प्रोवाइड जस्टिस एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। मिनिमम कॉस्ट में ये जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। A copy of the arbitration agreement shall be forwarded to the appropriate government and the conciliation officer। तो यहाँ पे क्या करती है आर्बिट्रेटर, एक कॉपी भेजती है जो उनके एग्रीमेंट का होता है एक गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और कंसाइलेशन ऑफिसर को। The appropriate government shall publish same within 1 month from the date of the receipt of this copy। और जैसे गवर्नमेंट को ये कॉपी मिलती है तो वो 1 महीने के अंदर उसको पब्लिश करती है। ठीक है। यानी कि उसको लागू करना होता है। इन आर्बिट्रेशन डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी। ठीक है। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली आपको अगर कंसाइलेशन ऑफिसर और आर्बिट्रेटर में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में ही थर्ड पार्टी अपॉइंट हो रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या आता है, यही आता है कि कंसाइलेशन ऑफिसर या कंसाइलेशन में बातें सुननी होती है, उनके बीच के प्रॉब्लम को सुलझाना होता है, लेकिन वो उनके ऊपर अपने डिसीजन को थोप नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है, वो जो भी डिसीजन लेगा उसको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को दोनों को मानना होगा। यानी कि ये बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। ठीक है। यानी पार्टीज को उनकी बातें सुननी ही है, जो ये डिसीजन लेगा वो डिसीजन को फॉलो करना ही करना है। ठीक है। तो यही दोनों डिफरेंस होता है आर्बिट्रेशन में और कंसाइलेशन में, और दोनों में ही थर्ड पार्टी जो क्या होती है अपॉइंट होती है। अब इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सेक्शन 6 में जो है डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के। तो इसमें क्या है, इट इज एन अथॉरिटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर कनेक्टेड विद डिस्प्यूट। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पता चल रहा है कि एक ऐसा कोर्ट जिसको बनाया गया है इंक्वायरी करने के लिए कि डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। फिर दिस इज फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है विच इज फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी।
फॉर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आप ये कह सकते हो कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। ये फैक्ट ढूंढती है, यानी कि चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती है, यानी एक तरह से जासूसी करती है। कंस्टिट्यूटेड जस्ट टू रिवील द कॉजेज ऑफ द डिस्प्यूट एंड डज नॉट केयर मच फॉर द सेटलमेंट देयर ऑफ। ये बस ढूंढने की कोशिश करती है किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसके सेटलमेंट से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट पर्सन, इसमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है एज अ मेंबर, और ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंग्स फिट, ठीक है। जिस हिसाब से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसमें उतने नंबर के लोग रखे जाते हैं। It is required to submit the report to government within 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आता है कि 6 महीने के अंदर, ठीक है, जब से इंक्वायरी शुरू हुई है तब से 6 महीने के अंदर इसको गवर्नमेंट को क्या करना होता है, रिपोर्ट सेंड करनी होती है। रिपोर्ट में क्या लिखना होता है कि क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। द रिपोर्ट शैल बी पब्लिश विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट। इसमें भी यही है कि गवर्नमेंट को जैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, तो उनको भी क्या करना होता है, उसको पब्लिश करना होता है 30 दिन के अंदर, ठीक है। आपके लिए बहुत ये मैटर करता है कि कोर्ट ऑफ, को जानना कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क्या काम है। वो इन्वेस्टिगेशन करती है कि डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, लेकिन सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। 6 महीने के अंदर इसको, जैसे ही इंक्वायरी शुरू करती है इसके 6 महीने के अंदर इसको रिपोर्ट भेजनी होती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट मिल जाती है तो वो भी 1 महीने के अंदर इसको पब्लिश कर देती है, ठीक है। इसमें कितने भी इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, एक हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। ये कौन डिसाइड करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है एडजुडिकेशन, जो कि सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 9 तक, ठीक है। मैं जो आपको ये सेक्शंस बताते चलती हूँ, इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आप किसी भी HR कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो। इट इज़ फोर्स्ड आर्बिट्रेशन, ये एक तरीके का फोर्स्ड आर्बिट्रेशन भी होता है। It is compulsory method which provides for the 3-tier system for the adjudication of industrial dispute, ठीक है। अब देखिए आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टी मिलके एक बंदे को चूज कर रही थी ताकि उनके मैटर को सुलझाए, आर्बिट्रेटर को। एडजुडिकेशन फोर्स आर्बिट्रेशन होता है, यानी गवर्नमेंट खुद एक पार्टी को दे देती है कि भाई इसको लो और ये तुम लोग के बीच के मैटर को सुलझाएगा। तो ये कौन होते हैं, ये कोर्ट्स होते हैं। ये कौन, थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी में कौन कौन से कोर्ट आते हैं, जिसमें लेबर कोर्ट आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है और नेशनल ट्रिब्यूनल्स आते हैं, ठीक है। ये तीनों होते हैं इसमें। द फर्स्ट 2 आर सेट अप बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द नेशनल ट्रिब्यूनल कैन बी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। लेबर कोर्ट और जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही सेटल कर सकती है, लेकिन जो नेशनल ट्रिब्यूनल होगा उसको सिर्फ जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको क्या करेगी, सेटल करेगी। अब लेबर कोड के बारे में पढ़ते हैं। इसको सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 से 9 तक था ना, तो ये सेक्शन 7 में लेबर कोड आपका आता है, जिसमें आता है कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसमें एक बंदा होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको कहते हैं जो हाई कोर्ट का जज होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेबर कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जज, ठीक है। The government sets up them to deal with matters such as, क्यों ये कौन सा मैटर डील करते हैं, the propriety or legality of an order passed by an employer under the standing order। स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी चीज़ें एम्प्लॉयर पास करता है वो कितना लीगल है, ठीक है, कितना उसके प्रोप्राइटरशिप है, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। फिर द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर पास, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो पास किया गया उसका एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट, ग्रांट ऑफ रिलीफ टू वर्कर्स हु आर रॉन्गफुली डिसमिस, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज और डिसमिसल से रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है, वर्कमैन की, उससे भी, इससे जुड़े हुए मैटर को भी लेबर कोड देखता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बनता है। आपको केस स्टडी दे दी जाती है और पूछा जाता है कि वर्कमैन किस कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए अगर डिस्चार्ज और डिसमिसल की बात हो रही है या स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड की बात हो रही है तो वो लेबर कोर्ट में जाना है। फिर विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, किसी भी तरीके का जो है आपको कंसेशन दिया गया, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं
वो भी इसमें लेबर कोड में डिस्कस होंगी। इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट एंड ऑल अदर मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। जो थर्ड शेड्यूल में जो मैटर नहीं स्पेसिफाई किए गए हैं, ये स्ट्राइक या लॉकआउट जो है इलीगल है, तो इस केस में भी जो किसके पास जाना है, लेबर कोड के पास जाना है। ठीक है, वर्कमैन जो है जाता है और आपके एम्प्लॉय जाता है। फिर इसमें अब नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A और नेशनल ट्रिब्यूनल आता है सेक्शन 7। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जो जुड़े हुए चीज़ें होती हैं, एडजुडिकेशन उनका जो करना होता है, यानी कि उनको जो सॉल्व करना होता है, ये ट्रिब्यूनल जो है इसीलिए अपॉइंट होता है। फिर नेशनल ट्रिब्यूनल से आपको समझ में आ रहा है जो नेशनल लेवल पे, यानी नेशनल ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाली प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें है, लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू सबमिट अवार्ड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 3 months। लेबर यहाँ पे देखिए, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को क्या करता है, 3 महीने में अवार्ड आपको क्या कहते हैं, उनको सबमिट करना होता है, मतलब रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट, एंड इन दिस रिपोर्ट शैल बी पब्लिश बाय गवर्नमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, 30 दिन के अंदर, मिलने के बाद 30 दिन के अंदर उसको पब्लिश करेगी। अब पे नेक्स्ट आपके आ रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, हमने 2 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग ने जो है स्टैट्यूटरी मेथड्स पढ़े, नॉन स्टैट्यूटरी मेथड्स पढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आपके गवर्नमेंट मशीनरी जो आपकी लास्ट बचती है। इसमें गवर्नमेंट कुछ मशीनरीज को अपॉइंट करती है। द स्टेट गवर्नमेंट विद द कॉपरेशन ऑफ लेबर डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिल करके कुछ लेबर लॉज को इन्फोर्स करती है। The center also plays a significant role of coordination in addition to formulation of rule। और इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। तो इसमें कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं, इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DGT जिसको कहते हैं, ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, फिर द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट एंड द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो ये इसमें कुछ चीज़ें आपकी आती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो आपके स्टैट्यूटरी मेजर्स या नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जो भी उसके प्रोविजन सेक्शंस में जो भी चीज़ें दी गई हैं और किस केस में उनकी एस्टैब्लिशमेंट होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज़ है कि आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन और एडजुडिकेशन कुछ वो सेम होते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट होता है, पर कंसाइलेशन में जो है डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता, यानी कि दोनों को मानने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो लोग बस वो एक एमिकेबल ग्राउंड पे मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपके आर्बिट्रेशन में उसमें मानना पड़ता है, उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है। ठीक है, और आपका जो एडजुडिकेशन होता है उसमें गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करती है, कंसाइलेशन में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, आर्बिट्रेशन में बाकी दोनों पार्टीज मिलकर के अपॉइंट कराती है। ठीक है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है वो। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आएंगी और आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको वो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप इसी के बारे में ऐसे थोड़ा डीप पढ़ते जाओगे तो अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बाकी कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई फीडबैक आपको देना है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, मैं इंडिविजुअली सबके आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। जी, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली, एग्जाम्स भी आने वाले, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।